चार्ज पार्टिकल। अब हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन करवाएंगे हैवी चार्ज पार्टिकल की मैटर के साथ, हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर। अब हैवी चार्ज पार्टिकल, हैवी चार्ज पार्टिकल क्या हो सकता है, फोटोन, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है। जब ये हैवी चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो हम इनकी इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे कि किस तरह की इंटरेक्शन होगी। अब जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, और जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होएगा। अब जो ये प्रोटॉन है या फिर अल्फा चार्ज पार्टिकल, जब ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है दो पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई फोर्स हमेशा एग्जिस्ट कर रही होती है, बेशक वो क्या हो, या फिर जैसे अर्थ के बीच में, सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी तरह दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज पार्टिकल्स के, और उसकी बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और ये R²। ठीक है, अब क्या होएगा, जब कोई भी हैवी चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं वो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जब एटम के साथ, अब एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ऑर्बिट, न्यूक्लियस के अराउंड में ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल जब इस इलेक्ट्रॉन के पास, जब मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जब अल्फा पार्टिकल, कोई भी हैवी चार्ज पार्टिकल इसके पास से वेरी हाई स्पीड से मूव करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को इम्पैक्ट करेगा। तो जो ये अल्फा पार्टिकल है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इम्पल्स रिसीव करेगा, इम्पल्स रिसीव करेगा। यहाँ पे एक प्रोसेस होएगी जिसमें क्या होएगा, जब इम्पल्स रिसीव करेगा, इम्पल्स रिसीव करने का मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर होएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर है वो अल्फा पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन के बीच में होएगा, इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल के बीच में होएगा। ठीक है, अब इस एनर्जी ट्रांसफर अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करेगा, मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिसीव होएगी, बट इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी होने की वजह से वो अल्फा को कम एनर्जी रिसीव करेगा, जिसकी वजह से हम जो एनर्जी ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल में हो रही है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, कि एनर्जी का वो वाला जो ट्रांसफर है वो नेग्लेक्ट हो रहा है। तो जो टोटल एनर्जी का ट्रांसफर है ना, जो टोटल एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ है, टोटल एनर्जी का जो ट्रांसफर हुआ है वो सिर्फ किसको हुआ है, इलेक्ट्रॉन को हुआ है फ्रॉम अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बस उसी एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। और यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई हैवी पार्टिकल किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां पे दो तरह की प्रोसेसेस होती है, या तो वहां पे एक्साइटेशन होगी या फिर आयनाइजेशन होगी। एक्साइटेशन का मतलब है कि एक्साइट होना, कि जैसे कोई भी, जैसे ये अल्फा पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, इस एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये इसको इतनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे लोअर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कि वो एक्स एनर्जी को लेके ऊपर हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर हो जाए, तो ये क्या है, एक्साइटेशन। या फिर ये हो कि ये अल्फा पार्टिकल जो आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करे उसको इतनी एनर्जी दे कि वो इस आउटर ऑर्बिट से आउट हो जाए और न्यूक्लियस के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाए, जिससे चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मतलब कि किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल को आयन में कन्वर्ट करना, आयनाइजेशन। और किसी भी एटम की पार्टिकल को जंप करवाना लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, हमें ये प्रोसेस तो समझ में आ गई, अब हमें ये देखना है मोमेंटम अभी क्या होएगा, मतलब कि फोर्स क्या लग रही होंगी, फोर्स के कंपोनेंट क्या होंगे। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल मास का कोई भी चार्ज पार्टिकल ZE है, जो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, A पॉइंट से O पॉइंट तक वो पार्टिकल ने मूव किया और उसने v वेलोसिटी के साथ उसकी मूवमेंट हुई और उसका मास m था। जब ये पार्टिकल मूव करेगा, अब जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं इस ZE, जब ये ZE यहाँ था, यहाँ O पॉइंट से लेके इस B पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो B है, B डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से मूव करेगा और O पॉइंट के ऊपर आ जाएगा तो उसकी इसके साथ इंटरेक्शन होगी, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सी फोर्स लगेगी। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगी, मान लेते हैं वो कौन सी फोर्स होगी, कूलम्बिक फोर्स होगी चार्ज के बीच में।
अब जो फोर्स है वो दो कंपोनेंट के अंदर, एफ एक्स कंपोनेंट के अंदर और एफ वाई कंपोनेंट के अंदर क्या हो जाएगी, डिसोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये एंगल बन रहा है ये कौन सा है, थीटा, और कोरस्पोंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये भी कौन सा एंगल होएगा, थीटा। ये हो जाएगी एफ एक्स कोस थीटा, एफ कोस थीटा, और ये किसकी हो जाएगी, एफ साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। ये हमारा सेटअप था। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम r मान लेते हैं। a और o के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं x मान के चल रही हूँ, और ये वाला पैरामीटर मेरे पास क्या है, b है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ठीक है, a और b के बीच में जो फोर्स है वो कौन सी कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके ऊपर चार्ज ZE है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो E नेगेटिव है। तो ZE चार्ज का प्रोडक्ट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये फोर्स एक्ट हो रहा है। फोर्स का जो कंपोनेंट था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एफ एक्स और एफ वाई, और ये रिजल्टेंट था। एफ एक्स के साथ थीटा एंगल बन रहा था तो ये हो जाएगा एफ कोस थीटा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जब ये पार्टिकल यहाँ ओ पॉइंट पे पहुंचा तो इसने बी के ऊपर क्या इंपैक्ट डाला, इसके मोमेंटम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, हम वो समझेंगे। अब जब ये चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड के साथ यहाँ मूव कर रहा था तो इसने एक्स जो ये फोर्स ये क्या इस साइड मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। अब जो ये पार्टिकल है इसका जो फोर्स है एफ एक्स वो इस डायरेक्शन में मूव, इस डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो कोई भी मोमेंटम में ब्रेक नहीं होएगा। तो जो एफ एक्स की वजह से जो मोमेंटम के अंदर ब्रेक है, मतलब कि जो ये वाला पैरामीटर है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो टोटल मोमेंटम ब्रेक है ना, टोटल मोमेंटम जो इम्पार्ट हुआ है, जो टोटल मोमेंटम इम्पार्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन का, किसकी वजह से, चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से, वो सिर्फ एफ वाई कंपोनेंट की वजह से हुआ है, एफ साइन थीटा की वजह से हुआ है। अब फोर्स हमें पता है ये वाली वैल्यू, तो एफ वाई हम निकाल लेंगे, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो मैंने फोर्स निकाल लिया कि एफ वाई फोर्स की वजह से मोमेंटम ब्रेक कितना हुआ है। अब टोटल मोमेंटम ब्रेक निकाल लेंगे, टोटल मोमेंटम में ब्रेक कितना हुआ है, वो होगा p माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एफ एक्स प्लस एफ वाई की वजह से डी टी। एफ एक्स की वजह से तो नेग्लेक्ट कर दिया तो सिर्फ एफ वाई की वजह से होएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे पुट करेंगे एफ साइन थीटा डी टी। अब यहाँ पे f की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जेड ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर साइन थीटा डी टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, मोमेंटम ब्रेक आ गया। अब हमें कुछ वैल्यू, अब देखो a से o में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, x डिस्टेंस ट्रेवल किया, और o से b के बीच का जो डिस्टेंस है वो b है। अब हम x, b और थीटा के बीच में कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो x क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस x v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया और t टाइम में किया। ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो ये हमारे पास जो ये x है ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो मूवमेंट हो रही है उसको शो कर रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स और थीटा के बीच में कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा हमें पता है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें क्या करना है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ये रहा बेस और ये रही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेस और बेस हमारा क्या है, एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और परपेंडिकुलर क्या है, बी। अब देखो, अगर अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी होगा कि हम टेंजेंट थीटा लें या फिर कोट थीटा लें। ठीक है, अब देखो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस एक्स है, परपेंडिकुलर में जो वैल्यू है वो पी है। अब बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा। ठीक है, अब यहां से मैं ले लेती हूँ कोट थीटा, और मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगी बी कोट थीटा। ठीक है, और एक टर्म ये भी तो हो सकती है मैं परपेंडिकुलर बाय बेस ले लूं। जब मैं परपेंडिकुलर बाय बेस लूंगी तो ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा एक्स। ठीक है, टेंजेंट थीटा को कोटेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो टेंजेंट लो या कोटेंजेंट। तो ये थोड़ी, ये हम आगे रिजल्ट में देखेंगे कि हमें कौन सी टर्म का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये दो आ गई। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि हम एक्स की कौन सी वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया।
अब देखो टाइम टेकन बाय पार्टिकल, कितना टाइम उसको लगा ओ से ए तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में, उसने टी टाइम लिया होगा। अब हम ये ऐसे फाइंड आउट नहीं करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमारे पास क्या आई थी, बी कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, ये वाली वैल्यू थी हमारे पास। एक हमारे पास एक्स की कौन सी वैल्यू थी, एक्स इज इक्वल्स टू वी टी वाली वैल्यू थी। एक हमारे पास टेंजेंट थीटा, बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, ये तीन वैल्यू हमारे पास एक्स की आई है। यहाँ से टी का रिलेशन हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल सकते हैं ऐसे कि वी टी इज इक्वल्स टू बी कोट थीटा। ठीक है, यहां से क्या आएगा, टी इज इक्वल्स टू बी बाई बी कोट थीटा। ठीक है, और ये हम नेगेटिव लेके चलेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ऐसे देखो, अगर यहाँ पे मैं इस एक्स को क्या करूँ, नेगेटिव एक्स करूँ, तो ये वाली वैल्यू भी तो मेरी नेगेटिव में हो जाएगी ना। ठीक है, नेगेटिव एक्स की वैल्यू ये, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो टी की ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप याद करो, इक्वेशन में डी टी आ रहा था, तो डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी टी बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव बी बाय वी और कोट को माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी बी बाय वी और ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, डी टी ओवर थीटा आ गया। अब डी टी निकालने के लिए डी थीटा को उस साइड ले जाएंगे, तो देखो हमें क्या, हमारे पास एक तो आर की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ से डी टी तो निकाल लिया, अब हमें कुछ और देखते हैं और क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो ये ए और बी है, अब देखो हम ध्यान से अगर देखा जाए, हमने इस एक्स का रिलेशन बी के साथ फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस आर का रिलेशन इस बी के साथ फाइंड आउट करेंगे और थीटा के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, उसका रिलेशन थीटा और बी के साथ फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है और हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या होता है, जैसे पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, हमें किस किस का पता है, हाइपोटेन्यूस का पता है और पी परपेंडिकुलर का पता है। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर या तो हम साइन का यूज करें या सीकेंट का यूज करें, साइन थीटा या फिर सीकेंट थीटा, सॉरी कोसिकेंट थीटा। ठीक है, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो जब मैं साइन का यूज करूंगी तो ये आ जाएगी साइन थीटा, परपेंडिकुलर हमारा बी है और हाइपोटेन्यूस हमारी आर है। और जब कोसिकेंट का यूज करूंगी, कोसिकेंट थीटा, तो ये आ जाएगी आर बाय बी। बस रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। तो हम देखो, अगर मैं साइन थीटा और कोट थीटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी बी साइन थीटा। हमें ये भी तो पता है ना, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे हमें कोसिकेंट मिला, तो यहाँ से ये टर्म कट हो सकती है अगर हम वैल्यूज में पुट करें। तो अब हमें क्या निकालना था, हम मोमेंटम ब्रेक निकाल रहे थे। तो मोमेंटम ब्रेक में जब हम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास ये थी वो इक्वेशन आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगी तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और मेरे पास एक ये साइन थीटा था, तो साइन थीटा एक और, मतलब कि साइन थीटा का क्यूब है मेरे पास। और अब सिर्फ डी टी की वैल्यू पुट करनी रहेगी, तो डी टी की वैल्यू ये दी मेरे पास, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, तो ये आ जाएगी बी बाय वी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि इससे ये वाली टर्म कैंसल आउट, बी से बी वाली टर्म कैंसल आउट। तो जो पी है मोमेंटम ब्रेक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा और ये वी भी तो है, वी साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन साइन थीटा के ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट तो लगा नहीं सकते, तो हम 0 से मतलब कि माइनस पाई टू प्लस पाई लिमिट लगा सकते हैं। तो हम 0 से पाई तक की लिमिट का यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से जो p है, जो बाकी टर्म थी जैसे जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये तो हमारे पास बाहर कॉमन आ गई। 0 से पाई मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और ये आ गया साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नोट बी और वी, ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा। 0 से पाई लिमिट जाएगी, अब कोस पाई ये हो जाएगा -1, कोस 0 इज इक्वल्स टू +1। जब यहाँ पे आएगा जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नोट बी वी, ये हो जाएगी 1 + 1, ये आ जाएगा हमारे पास जो मोमेंटम आ जाएगा जेड ई स्क्वायर 2 पाई
एप्सिलॉन नोट वी। ये तो हमने मोमेंटम ब्रेक निकाल लिया। अब काइनेटिक एनर्जी में भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुई होगी। अब एम ई मास मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एम ई है। एम ई मास के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर प्रोटॉन ने किया, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, अब पी स्क्वायर हमें पता ही होता है, पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और ये 2 और ये यहाँ पे 4 हो जाएगा 8 एम ई पाई का स्क्वायर एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर बी का स्क्वायर वी का स्क्वायर। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब मेरे को काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है एक मीडियम के अंदर, एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर। जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारा प्रोटॉन है या फिर अल्फा पार्टिकल जब यूनिट डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, उस टाइम पे उसका कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस वो करेगा। मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर ये मेरा मीडियम मान के चल रही हूँ जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, ये एक शेल टाइप में है, होलो सिलेंडर है। ठीक है, होलो है ये, तो इसकी 2 रेडियस होंगी। जो यहां से लेके यहां तक की रेडियस है ये बी है, यहां से लेके रेडियस में कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ तो बी प्लस डी बी, ये इसकी क्या है रेडियस आ गई। ठीक है, यहां से लेके ये बी है और यहां से लेके यहां तक ये बी है। अब इस ये जो लेंथ है मैं मान लेती हूँ ये यूनिट डिस्टेंस डी एक्स है। डी एक्स जब कोई भी अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल dx डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा ना, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी का कितना ट्रांसफर होएगा मेरे को वो फाइंड आउट करनी है। ये हमारी शेल है, शेल होलो होती है ना अंदर से, ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर किया मैंने, कंसीडर ए शेल जिसकी जो रेडियस है वो b है और एक की b प्लस डी बी है और उसकी जो हाइट है वो क्या है dx है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जब वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड के साथ इसके अंदर से जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, कितना एनर्जी का लॉस होएगा, तो मुझे इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बी डी बी इसकी क्या है ब्रीथ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट dx। ये आ गई इसकी वॉल्यूम ऑफ शेल, वॉल्यूम ऑफ शेल, शेल की वॉल्यूम निकल गई। अब इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं n, तो मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 पाई n b डी बी डी एक्स, ये क्या आ गई वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम की इस काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और ये आ जाएगा 8 एम ई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर वी स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 पाई एन बी डी एक्स। ठीक है, अब यहां से जो टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू यह आ जाएगा जेड स्क्वायर ई की पावर 4, यहां से कट के 4 एम ई और यह आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर बी और यह आ जाएगा वी का स्क्वायर और ऊपर मेरे पास जो टर्म बचेगी वो n बचेगी और एक डी बी बचेगा और एक dx बचेगी। इस टर्म को जब मैं रीअरेंज करूं, जितने भी कांस्टेंट हैं उनको मैं बाहर लिख लूं, 4 एम ई पाई एप्सिलॉन नोट वी स्क्वायर डी बी ओवर बी। देखो, अगर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी का लॉस है वो इतना है, ठीक है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मतलब कि उस यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं 10 टाइम क्या करूंगी मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 10 मीटर की वॉल्यूम का पता चल जाएगा। उसी तरह अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे होल का पता चल सकता है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दूंगी, काइनेटिक एनर्जी का इंटीग्रेशन करूंगी जेड स्क्वायर ई की 4n, तो मुझे पूरे स्पेस में पता चल सकता है कि जब मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी, एक यूनिट डिस्टेंस में इतना था तो दूसरे यूनिट डिस्टेंस का, तीसरे यूनिट डिस्टेंस, फोर्थ फिफ्थ सिक्स यूनिट डिस्टेंस को जब ऐड करती जाऊंगी, अब इतनी सारे स्पेस के अंदर हम हर एक यूनिट डिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए जो समीशन है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, पाई एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे डी बी ओवर बी, और बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 और बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है इन्फिनिटी। या तो जो ये सिलेंडर है, जो ये सिलेंडर की वॉल्यूम या तो ये बहुत बड़ी हो सकती है और या फिर ये एक इतनी रोड हो सकती है पतली सी, जब 0 होगी, जब इसकी रेडियस 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा dx, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे log b आएगा और लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम ई पाई एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर और ये आ जाएगी log b मैक्सिमम बाय b मिनिमम।
ठीक है। और यहाँ पे ये एनर्जी में लॉस हो रहा है तो इसको मैं नेगेटिव डी ई लिख दूं, क्योंकि एनर्जी चेंज भी हो रही है और चेंज ये तो है नहीं कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, इसलिए नेगेटिव साइन का यूज किया है। और यहाँ पे मेरे पास dx था, रीअरेंज करने के लिए dx को मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो नेगेटिव डी ई ओवर dx आ गया। अब जो ये टर्म है ना, जो ये डी ई है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एनर्जी लॉस को, कि स्पेसिफिक एनर्जी लॉस क्या हो रहा है। अब मुझे बी मैक्सिमम और बी मिनिमम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। पहले मैं बी मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेती हूँ कि बी मैक्सिमम क्या है। ठीक है, हमें पता है कि स्टॉपिंग मटेरियल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, और जो उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी है ना, वो मैं मान लेती हूँ कि वो न्यू है। ठीक है, और वी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो बी मैक्सिमम की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी फ्रीक्वेंसी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगी वेलोसिटी के। ये हमारी बी मैक्सिमम की वैल्यू आई। बी मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें ये कहती है कि अगर भी दो पार्टिकल के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना, तो जो मोमेंटम का इम्पार्ट है ना, वो ना 2 MeV से एक्सीड नहीं करेगा, या तो इसके अप्रोक्स होएगा या इससे कम होएगा, बट इससे ज्यादा नहीं होएगा। तो बी मिनिमम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी न्यू 2 MeV। ठीक है, अब इन दोनों बी मिनिमम और बी मैक्सिमम की वैल्यू को ऊपर जब पुट करेंगे तो नेगेटिव डी ई डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर ई की पावर 4 पाई वी नोट एप्सिलॉन नोट स्क्वेयर। बी मैक्सिमम की वैल्यू है न्यू बाय वी और मिनिमम की वैल्यू आई है न्यू बाय 2 MeV। ठीक है, अब ये v इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी log 2 MeV स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगी h न्यू। ठीक है, ये हमारी टर्म आ जाएगी। और जो ये हमारी इक्वेशन आई है ना, इसको हम बोलते हैं बोहर फॉर्मूला, बोहर फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग एनर्जी। स्टॉपिंग पावर के लिए हमने क्या निकाल लिया, बोहर का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। ये थी हमारी पूरी डेरिवेशन। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने देखी थी हैवी चार्ज पार्टिकल की इंटरेक्शन जब भी मैटर के साथ होती है, तो हमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ किस तरह की इंटरेक्शन होगी। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो कूलम्बिक फोर्स होता है, और कूलम्बिक फोर्स को हमने ऐसे ड्राइव किया था। अब जब भी इंटरेक्शन होगी हैवी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रॉन के साथ, या तो एक्साइटेशन होगी या फिर आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन का मतलब न्यूट्रल पार्टिकल को आयन में कन्वर्ट करना, एक्साइटेशन का मतलब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करना कि वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए। ठीक है, ये वाली प्रोसेसेस होती हैं। फिर जब भी कोई भी अल्फा पार्टिकल हाई वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन के पास से होकर गुजरेगा, तो वो उसको इम्पल्स क्या करेगा, रिसीव, इलेक्ट्रॉन कुछ रिपल्सिस को वो क्या करेगा, रिसीव करेगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब जो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर है, अल्फा पार्टिकल भी करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन भी करेगा अल्फा पार्टिकल को, बट अल्फा पार्टिकल ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो जो टोटल एनर्जी का ट्रांसफर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही हुआ है, जो अल्फा पार्टिकल ने उसको किया है। फिर हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा ZeM मास का कोई चार्ज पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और जब वो O पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो उसका इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने R माना था। फोर्स को हमने दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइड किया था, फिर हमने यहाँ से क्या किया, टोटल मोमेंटम इम्पार्ट x की वजह से नेग्लेक्ट कर दिया था, y की वजह से हमारा ये आया था। टोटल मोमेंटम इम्पार्ट को हमने इंटीग्रेशन करके सोल्व किया, फिर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की, फिर हमने क्या किया, x का रिलेशन b के साथ, r का रिलेशन b के साथ, थीटा के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी है उसको फाइंड आउट किया कोट थीटा निकाल के, और यहाँ से हमने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकाल के डिस्टेंस फाइंड आउट किया। फिर हमने टाइम निकाला, टाइम का इंटीग्रेशन करके फिर हमने ये किया, r की वैल्यू फाइंड आउट की, r और dt की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने ये मोमेंटम ट्रांसफर निकाला था उसमें फाइंड आउट पुट की, और 0 से पाई तक इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाई थी। फिर उसके बाद हमने टोटल एनर्जी इम्पार्ट जो हुआ उसको फाइंड आउट किया, फिर यूनिट डिस्टेंस के अंदर, फिर यूनिट डिस्टेंस का इंटीग्रेशन करके हमने होल स्पेस के अंदर लॉस फाइंड आउट किया, और हमारे पास फिर हमने b की मैक्सिमम वैल्यू, b की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की, और इससे हमने बोहर फॉर्मूला मिल गया था स्टॉपिंग पावर के लिए।